अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम में से वो लोग जिनका ताल्लुक मैदानी इलाकों से है और जिनके हादसे में 2000 की दहाई से पहले का वक्त है, उन्हें यकीनन याद होगा कि हम लोगों को गर्मियों की छुट्टियों में स्वात जाने का किस कदर शौक हुआ करता था। वादी स्वात को अमन और कुदरती खूबसूरती का गहवारा समझा जाता था। 2007 में इसी वादी स्वात में मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप तालिबान का तसल्लुत हुआ। इसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन स्वात में जिस तरीके की इंस्टेबिलिटी आ गई वो अभी भी जारी है। हम में से वो लोग जिनका ताल्लुक स्वात से नहीं था, उन्हें ये भी बताया गया कि स्वात के मकामी लोग तालिबान के हिमायती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल वैन पर हमला हुआ, जिसके बाद स्वात में मकामी लोगों ने एहतजाज का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसमें खुलकर बबांगे दहल तालिबान के खिलाफ बात की गई। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास आज इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए फवाद खान साहब मौजूद हैं। फवाद खान साहब इन प्रोटेस्ट्स के ऑर्गेनाइजर हैं। इनका ताल्लुक यूं तो अवामी नेशनल पार्टी से है, लेकिन इन प्रोटेस्ट्स में तमाम पार्टियों के लोग शामिल हैं। सबसे पहले तो फवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट में शिरकत के लिए हामी भरी, क्योंकि मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि ये एक जरा खतरनाक मौसम है। थैंक यू मैम। आपका भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ जो है वो सारी दुनिया को दिखाने के फवाद साहब, आते हैं हम पहले सवाल पे। लिए हम थैंक यू। जी, आपकी वीडियो रुक गई थी। फवाद साहब, आते हैं पहले सवाल पे, और वो सवाल ये है कि जो स्कूल वैन पर हमला हुआ, इसके नतीजे में आप लोगों ने एहतजाज शुरू किया। तालिबान ने किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है, और आप लोगों का कहना है कि ये करना तालिबान का है। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? मैम, सबसे पहले मैं अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊं तो जी। हमारे प्रोटेस्ट का आगाज जो हुआ था वो अगस्त में हुआ था। अगस्त 12 को हमने पहला प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था कबल चौक। उसकी वजह ये थी कि स्वात में ये खौफ फैल गया था कि तालिबान वापस आ रहे हैं और तालिबान लोगों से पत्ता मांग रहे हैं, अगवाकारी कर रहे हैं। और एक डीएसपी मेजर और कर्नल को अगवा भी किया हुआ था, अगर आपको याद हो। जी जी। तो उसमें डीएसपी को जख्मी भी किया हुआ था। उसके हवाले से हमने स्वात के लोगों से बात की, खासकर जवानों से, सारे पार्टियों के और सारे तहरीकों के। तो उन्होंने कहा कि हमें एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, अपने बाहर निकलना चाहिए और हुकूमत से एक डिमांड करना चाहिए कि जो हमारा और हुकूमत के दरमियान एक रिश्ता है आइन का, उस आइन के मुताबिक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हमारी जान और माल की हिफाजत करे। तो हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि आप अपने जिम्मेदारी में नाकाम रहे हैं या आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। तो उस हवाले से हमने एहतजाज शुरू किया। उसके बाद फिर 1 महीने तक तो हालात ठीक थे। हुकूमत ने कह दिया कि तालिबान वापस चले गए हैं, अफगानिस्तान चले गए। लेकिन एक जी महीने बाद फिर यूं होता है कि बर्फ में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसमें अमन कमेटी के सरबराह जो है इदरीस खान, उसको मारा जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। और उसके साथ 6-7 लोग और भी हैं। और उसके अगले दिन फिर अमन कमेटी के एक दूसरे बंदे को टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल किया जाता है। लोगों को बत्ते के लिए तालीम मौसूल हो रही होती है। लोगों की आवाज़ दबाने के लिए उनको तालीम मौसूल होती है कि आप चुप रहे। तो हमने फिर एक सारी पार्टियों की मुश्तरका काविश से एक दूसरा एहतजाज ऑर्गेनाइज किया कबल चौक में अगेन। और वो दूसरा जो एहतजाज था वो पहले वाले से बहुत ज्यादा बड़ा था। तो लोगों में वो जो खौफ पैदा हुआ था, ये असल मकसद ये था कि लोगों का जो खौफ है वो खत्म हो जाए। सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो ये है कि जो खौफ फैल रहा है हम उस खौफ का मुकाबला कर सकें। तो हमने उसको टैकल करने के लिए हमने ये तहरीक शुरू की है, स्वात तुलसी पासून के नाम से। स्वात पीपल्स मूवमेंट अगर आप इसको इंग्लिश में कह दें। तो हम ये तहरीक हमने शुरू किया और इसके हमने तकरीबन 4 एहतजाज किए। गुलिब बाग में फिर ये वाकया होता है। इससे पहले भी मलाला यूसुफजई, अगर आपको याद हो, जी जी। उसकी गाड़ी पे भी वाकया हुआ था। तो हम नहीं चाहते थे कि वही वाकया दोबारा हो। यहाँ पे लोगों के गले काटे जाए, यहाँ पे लोगों को अगवा किया जाए, यहाँ पे चेक पोस्टों पे लोगों को गालियां दी जाए, या यहाँ पे कोई फौजी ऑपरेशन किया जाए ऑपरेशन के नाम पे। हम चाहते हैं कि अगर आपने कह दिया है
کہ स्वात में अमन आ गया है और दरगाह में आपने एक दरवाजा बना दिया हुआ है, रियासत से कहते हैं, बाब अमन आपने उसको नाम दिया हुआ है। तो जब अमन आ गया है तो फिर इन सब की क्या जरूरत है? ये लोग कहाँ से आए और कैसे आए? ये बहुत अहम नुक्ता है फवाद साहब, जो आपने ये बात कही है कि अगर ये कहा जाता है कि अमन आ चुका है, ये कहा जाता है कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, तो अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है? सरकारी जराये ने इस बात से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को रद्द किया है कि ये तालिबान है। उन्होंने कहा है कि ये तालिबान नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि सरकार ये क्यों और कह रही है? सरकार की जो बयानात है वो सूबाई हुकूमत और प्राइवेट फेडरल हुकूमत के वो एक दूसरे भी मुख्तलिफ। सूबाई हुकूमत कह रही है कि हम पीस मुज़ाकरात कर रहे हैं तालिबान के साथ, तालिबान आए हुए हैं, पीस मुज़ाकरात हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत कह रही है कि कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लोगों को बत्ते के लिए कॉलें भी आती है, यहाँ पे लोगों को टारगेट भी किया जाता है, यहाँ पे लोगों को अगवा भी किया जाता है। तो बयान तो उनका खुद ही वो रद्द कर रहे हैं ना। जी। यहाँ पे हमारे जो कल परसों सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कह दिया कि वो जो तालिबान आए हुए थे वो अपने बहन की बीमार कुर्सी के लिए आए हुए थे। तो ये दोनों बयान अगर हम देख ले तो एक दूसरे को रद्द कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि नहीं है तालिबान और फिर कहते हैं कि आए हुए बीमार कुर्सी के लिए आए हुए। हम नहीं समझ रहे कि ये हुकूमत सच सच बोल रही है। यानी इनके बयानात में ही तजाद है। जी। इनके इनके बयानात में ही तजाद है कि इनके अपने बयानात भी आपस में नहीं मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, फवाद साहब, मेरा एक और सवाल ये है, और वो ये है कि क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, हुकूमत कायम हो चुकी है, और वहां पर जो उस हुकूमत के सम्राट हैं, जो असरात हैं, वो भी हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने की वजह से पाकिस्तान की जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनको भी जरा तकवीत मिली है, उनको भी जरा एक इंकरेजमेंट मिली है कि हाँ भाई, अब हम भी ताकतवर हो चुके हैं? क्या इनका कुछ जी ताल्लुक है बिल्कुल इस आपस बात में? जी बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब से इमारत इस्लामी की हुकूमत बनी है और जितने भी टीटीपी के मेंबर्स थे अफगानिस्तान में जिनको जेल किया गया था, उन सबको उन्होंने रिहा कर दिया है। और उनके बाद इमारत इस्लामी की हुकूमत के बाद वहाँ से पाकिस्तानी हुकूमत सूबाई हुकूमत की तवसत से वहाँ पे टीटीपी से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। हम्म। हमारा मुतालबा एक ये भी है कि आपने अवाम को एतमाद में लिए बगैर आपने वहाँ पे इस मुज़ाकरात किस लिए शुरू किए, क्या क्या एजेंडे है इसके पीछे। और फिर हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि तालिबान ना आए, वो आ जाए, बिल्कुल स्वाद में आ जाए, स्वाद के लोग हैं या बाजोड़ के लोग हैं। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि वही पुराना वाला सिलसिला ना हो कि उनके साथ बंदूक भी हो, वो बंदूक के जोर पे लोगों को काम भी करवाए, लोगों को प्रेशराइज भी करे। हम चाहते हैं वो आए, हमारी तरह अमन की जिंदगी गुजारे बस। और इमारत इस्लामी की हुकूमत के बाद उनका असर थोड़ा ज्यादा बहुत बढ़ भी गया है। और हुकूमत भी उनकी तरफ थोड़ी झुकाव रखती है मुज़ाकरात के लिए और कुछ बहाने से। लेकिन हम स्वात के अवाम बस सारी सारी स्वात के अवाम की जुबान बस एक ही नारा है कि हम आइंदा अपनी ज़मीन को किसी के लिए छोड़ेंगे नहीं, किसी की हुक्मरानी यहाँ पे नहीं चलेंगे जो बस बुरे बंदूक और जो आइन के मुतरादिफ। यानी आपके जो मुतालबात हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त तौर पे आईने पाकिस्तान से है। आप चाहते हैं कि आईने पाकिस्तान की रूह से जो आपके आईनी हुकूक बनते हैं, जो आपके शहरी हुकूक बनते हैं, आपको वो दिए जाएं, और बाहर से कोई आकर आप पे हुकूमत ना करे या आप पर तसल्लुत ना जमाए। फवाद साहब, मेरा अब एक और सवाल ये है, वो ये है कि ये बड़ा ही डायरेक्ट सा सवाल है, वो ये है कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्योंकि हमें आपके इन एहतजाजों के बारे में बहुत ज्यादा मीडिया पर भी नहीं पता चलता। अ, तो आप बताइए कि स्वात में इस वक्त तालिबान क्या आ चुके हैं? अगर आ गए हैं तो इसका असर एक आम स्वाति की जिंदगी पर किस तरह पड़ा है? स्वात में तालिबान आ चुके थे, तकरीबन 50 के करीब लोग थे जो न्यूज आ रही थी और उन्होंने अपने जो बयानिया जारी भी किया हुआ था।
उन्होंने एक बयानिया ये भी जारी किया हुआ था कि हम अमन कमेटी के लोगों को और अवामी नेशनल पार्टी के लीडर्स को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। लेकिन परसों हुकूमत की जानिब से एक बयान आया है, जब हमने निशात चौक में जो सबसे बड़ा इज्तिमा था वो किया हुआ था, उन्होंने कहा कि हमने तालिबान को वापस भेज दिया है अफगानिस्तान। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि वो आए हुए थे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह आए हुए थे और क्यों आए हुए। अवाम का जो तासुर है, अवाम बिल्कुल भी तैयार नहीं है उन हालात के लिए जो 2007-8 में थे। अवाम बिल्कुल भी तंग है, अवाम नहीं चाहती कि दोबारा उस हालत में जाए जहाँ पे लोगों को उनके सर भी काटे जाए और उनको बेइज्जत भी किया जाए, उनकी औरतों की चादर और चारदीवारी का वो भी खराब हो जाए। तो अवाम बिल्कुल इस मरतबा जो है बिल्कुल एक ही एजेंडे पे फोकस है कि पहले हम अपनी जमीन को किसी के लिए छोड़ेंगे नहीं, किसी भी शरपसंद को, किसी भी तरहगर्द को, दहशतगर्द को हम अपनी जमीन में छोड़ेंगे नहीं। हम हुकूमत पे ये जोर डालेंगे कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन के आर्टिकल 9 के मुताबिक ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, और जो हुकूमत के नीचे जो इदारे हैं वो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को अमन दे। अ, अब मेरे जहन में जो एक सवाल आ रहा है वो ये है, क्योंकि मेरा खास इंटरेस्ट है जेंडर पे, और जब भी कोई इस तरह का एक ग्रोह आता है, कुछ इस तरह की कुछ लोग होते हैं जो तसल्लुत जमाने की कोशिश करते हैं, उनका जाहिर बात है सब पर असर पड़ता है, लेकिन औरतों पर खास तौर पर असर पड़ता है, क्योंकि हमने देखा कि अफगानिस्तान में किस तरीके से लड़कियों के स्कूल्स बंद करवाए गए। जब पहले तालिबान स्वात में आए थे तो मलाला यूसुफजई के साथ जो हुआ, क्योंकि मलाला यूसुफजई भी औरतों की तालीम के लिए आवाज उठा रही थी कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि पहले भी क्या अब सिचुएशन थी, और अब भी क्या औरतों में खौफ की लहर है कि तालिबान अगर आ गए तो खुदा न खास्ता हमारे साथ क्या होगा? जब वो जून और जुलाई में ये खबरें गर्दिश करने लगी कि तालिबान दोबारा आए हुए हैं और लोगों को पत्ते और ये दे रहे हैं, तो पूरे स्वात में एक सन्नाटा सा छा गया, खौफ का। खौफ तारी हो गया था सब लोगों के। मैं भी अक्सर अगर शाम के बाद घर से बाहर होता तो घर से मेरी माँ और मेरी बीवी जो है वो मुझे कॉल करती कि जल्दी घर आ जाए। एक खौफ पैदा हो गया था। लेकिन फिर लोगों ने हिम्मत की, फिर लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, और वो खौफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को जो हमने निशात चौक में जो इज्तिमा किया हुआ है, उसके 2 दिन पहले हमारी कुछ बहनों ने हमें ये रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि अगर आप चाहें तो हम औरतों की भी एक मार्च निकाल सकते हैं। हमारे लिए कोई स्पीकर का बंदोबस्त कर रहे हैं, हमारे लिए भी, हम भी इस माशरे का हिस्सा है, हम भी चाहते हैं कि हम इसमें अपना हिस्सा डालें। तो मैं समझता हूँ कि स्वात के जो खवातीन है और हमारे बहनें हैं, हमारे माएँ हैं, उनके जहनों से भी खौफ खत्म हो गया, और वो भी चाहते हैं कि हम इस मरतबा किसी भी सूरत में हम अपनी ज़मीन को किसी के हवाले नहीं करेंगे। और इसमें दूसरा जो फैक्टर है, आपने तालीम की जो बात की, अगर मैं पिछले हालात की अगर कुछ आपको बता दूं, तो यहाँ पे तकरीबन 300-400 के करीब स्कूल जो है वो तबाह किए गए थे, और ज़्यादातर उनमें लड़कियों की स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे। तो हमारी सोसाइटी, स्वात की सोसाइटी, जो लोग जो है वो थोड़े बहुत लिबरल है, वो चाहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें वो भी तालीम हासिल करें, वो भी मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर उनकी मुल्क और कौम की तरक्की कर सकें। अगर ये तालिबान दोबारा आते हैं तो सबसे पहले इनका वार तो होता ही है लड़कियों की तालीम पे। ये तो चाहते हैं कि वहाँ पे लड़कियों की तालीम ना हो। और किसी भी महज़ब माशरे की को अगर हम देखते हैं वो तरक्की करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो हमारे बहनें और हमारे माएँ अदा करती है। अगर एक माशरे के 50% आबादी को आप तालीम से दूर करते हैं तो वो माशरा तो फिर आगे चल ही नहीं सकता। तो हमारी बहनें और माएँ भी इस बात पे राजी है, और वो भी एग्री है कि हम अपनी ज़मीन को किसी के हवाले नहीं करेंगे, और वो हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड है इस अमन के लिए, इस पीस के लिए। ये जान के बहुत खुशी हुई है कि सबात की खवातीन में इस कदर जुर्रत है और इस कदर हौसला है। हम इस बारे में सुनते तो रहते थे, लेकिन अब आपसे सुन के मजीद इस ख्याल को तक़वियत मिली है। फवाद साहब, अगर औरतें आपके एहतजाज में शामिल होना चाहती हैं, तो आपके जो ये एहतजाज हुए थे इसमें औरतें तो नहीं थी, क्या आपको नहीं लगता कि औरतों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि औरतों की जिंदगी ज्यादा मुतासिर होगी तालिबान के आने से?
जी सदिया मैम, ये हमारी एक स्ट्रेटेजी। अगर हम सारे लोग एक साथ निकल आएंगे तो, और खुदा ना खास्ता हमारा मुताबिक फिर पूरा ना हो, तो लोगों का जो एतमाद है और जो वो है वो खत्म हो जाएगा। हम हम्म। चाहते हैं कि पहले अपने जवानों को, अपने बुजुर्गों को, उनको निकालें। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो हमारी बहनें, तो पुश्तों में एक मुहावरा भी है कि अगर लड़कों से पूरा नहीं हुआ तो ये जंग जो है, ये हमारी बहनें, हमारी लड़कियां ही जीतेंगी। ये हमारी बहनों का एक सॉन्ग है उनका, एक किस्म का। तो बिल्कुल हम उनको भी निकालेंगे और वो हमें लीड करेंगे फिर। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी थी हमारी, जो तंजीम थी उसकी, कि हम अभी अपने बहनों को इस तकलीफ में नहीं डाल सकते। हम हम जो लड़के हैं, जवान हैं, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मर्द हैं, पहले हम इनको आगे करेंगे और उनके लिए अमन की जिंदगी मांगेंगे। अगर हमसे ना हुआ तो फिर तो सारे स्वात की 24 लाख आबादी जो पूरी पूरी की पूरी सड़कों पे होगी। चलिए, ये तो बहुत खुशाइंद बात है कि आप इस बात पर राजी हैं कि अगर औरतें कल को इस एहतजाज में शामिल होना चाहती हैं तो उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। फवाद साहब, एक सवाल आपसे ये है, और आप, अगर आपको लगे कि इस सवाल से आपको आपका कोई ट्रॉमा ट्रिगर होता है, क्योंकि जाहिर बात है आप लोगों ने इसको डायरेक्टली सफर किया हुआ है जब 2007 आपसे तालिबान सवात में थे। आपको कोई ऐसे वाकयात याद हैं उस वक्त के जो आप शेयर करना चाहें? और ये आपकी मर्जी है, अगर आप ना भी शेयर करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। उस मैम, उस वक्त के तो बहुत सारे वाकयात है, अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन एक वाकया ऐसा है कि मिंगौरा में एक चौक है, ग्रीन चौक, उसका नाम उस जमाने में कातिल चौक रखा गया था। हर सुबह अगर हम जब घर से निकलते वहां जाते तो वहां पर किसी न किसी की लाश लटकी हुई है। एक मर्तबा वहां पे हमारे एक सिंगर, फीमेल सिंगर जो है, और नाम अभी मैं शायद भूल रहा हूँ, उसकी लाश भी लटकी हुई थी। उसकी सर को काटा गया था और उसको उल्टा करके वो पोल जो है चौक का, उन पे लटकाया हुआ था और उसके सर को उनके टांगों के बीच रख दिया हुआ था। और उस पे एक चिट्ठी भी लिखी हुई थी कि फलां बजे तक किसी ने भी अगर इसको हाथ लगाया तो हम उनका भी सर काटेंगे। इस तरह बहुत से वाकया थे। एक मरतबा मैं मिंगौरा आया हुआ था, यहाँ उसके पिछली रात एक धमाका हुआ था पुलिस स्टेशन में। मैं जब अंदर गया, मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था, उसमें कैमरा था उस वक्त। मैंने जब उसकी रिकॉर्डिंग की तो लोगों की उसमें तकरीबन 200-300 के करीब लोग मर गए थे, शहीद हो गए थे। तो लोगों की हड्डियां टूटी टूटी, छोटे छोटे टुकड़ों में हो गई। उस वक्त के बहुत सारे वाकयात हैं। अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो खत्म नहीं होगी। तकरीबन 7,000 के लोग हमारे मरे हैं, स्वात के 7,000, मामूली नहीं है। उसमें 700 तो सिर्फ एक ही पार्टी के मरे हैं, अवामी नेशनल पार्टी। उसमें 700 के करीब हमारे पुलिस मरे। और दहशतगर्द जो है वो तकरीबन 500 के करीब मर गए। 7,000 लोगों की कुर्बानी हम फिर नहीं दे सकते। हम कुर्बानी के लिए पैदा नहीं हुए। हम माशरे में अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, माशरे में तरक्की के लिए, अपने आइंदा नस्लों की बेहतरीन के लिए हम पैदा हुए। हम चाहते हैं कि माशरे को कुछ डिलीवर कर सकें। हम ये नहीं चाहते कि हम इसलिए पैदा नहीं हुए, हमारे माओ ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया था कि हम रास्ते से गुजरेंगे तो एक धमाका होगा और हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं ये बहुत अहम बात है जो आपने कही है, क्योंकि हमेशा से ये एक जो बयानिया बनाया गया है कि अ, पश्तून कौम बहादुरी का इस्तारा इस तरीके से बनाया जाता है ना कि जंगजू कौम है, और है। वो किसी को भी अपने पर हुकूमत नहीं करने देते वगैरह वगैरह। लेकिन जो आपने ये बात कही है कि किस तरीके से अब लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं, और जो ये बयानिया है, इस बयानिए की भी एक तरीके से नफी होती है कि ये सब नहीं चाहिए। इस अमन प्रोटेस्ट के और ये जो तंजीम हमने बनाया है, इसके पीछे एक मकसद ये भी था कि हम, हमारा जो नाम दुनिया में बदनाम हुआ है कि पठान और टेररिस्ट, तो हम नहीं चाहते कि वो जो नाम है, वो लेबल जो तकरीबन पिछले 15-20 साल से हमारे ऊपर लगा हुआ है, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी और कौमों की एक तरह की तलाशी होती है और हमारी दूसरी तरह की होती है, हमारे साथ बर्ताव दूसरी तरह का होता है। अगर हमारे नाम के साथ खान लिखा होता है, इवन शाहरुख खान को अगर आप देखें, शाहरुख खान तो पाकिस्तान का भी नहीं है, पुख्तनख्वा का भी नहीं है, इंडिया में रहता है, वहाँ पला बड़ा है। लेकिन उनको भी किस तरह ट्रीट किया जाता है, जस्ट बिकॉज उसके नाम के साथ खान है।
तो ये जो लेबल लगा हुआ है कि पठान आर टेररिस्ट, हम इस लेबल को मिटाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं, हम मोहब्बत के पैरोकार हैं, हम अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, हम कलम के पैरोकार हैं, हम बंदूक के पैरोकार नहीं है। हम चाहते हैं अपने बच्चों को कलम दे, हम बंदूक नहीं देना चाहते अपने बच्चों को। ये एक बहुत अहम पैगाम है, और मेरे ख्याल में अगर आपके इस पैगाम को पाकिस्तान में बसने वाले दूसरे लोग समझें, तो उनको भी इस बात का एहसास होगा कि कोई भी कौम ये डिजर्व नहीं करती कि आप उनको कुर्बानी का बकरा बनाएं और बाद में उनको बहादुरी का तमगा पहना दें। और क्या बहादुरी ये है कि आप अपनी जानें देते रहें? ये बहादुरी ये है कि आप एक जालिम के खिलाफ खड़े हों और अपनी आवाज उठाएं, जिस तरीके से अब स्वात के लोग खड़े हुए हैं। फवाद साहब, इस पॉडकास्ट के इख्तिताम पे कोई ऐसी बात जो आप पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहें? मैं तो पाकिस्तानी अवाम से भी और पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि पुख्तून अमन की मुतलाशी हैं। पुख्तूनों को अमन से जीने दिया जाए। हमारी ये सरजमीन है, पिछले 40 सालों से हम इन जंगों में पले बड़े। मैं खुद 1990s में पैदा हुआ हूँ। पिछले 20 साल जब से मैंने होश संभाला हुआ है, बस बम धमाके है, अगवा गर्दी है, टारगेट किलिंग है, और सर काटे जा रहे हैं, पुख्तूनों के माशी कत्ल हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें जीने दिया जाए, हमें दहशतगर्दी का लक़ब ना दिया जाए। हम दहशतगर्द नहीं है। तो पुख्तूनों की आबादी इस वक्त, पुख्तूनख्वा में जो है पाकिस्तान में 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ की आबादी में आपको कितने दहशतगर्द मिले? 30 या 40 या 3,000, ज्यादा से ज्यादा 3,000 4,000 देख। 3,000 4,000 के तवासुत से आप अगर पूरे 3 करोड़ के लोगों को दहशतगर्द ठहराते हैं, तो आप, मैं पूरे कौम से ये कहता हूँ कि आप भी हमारे लिए आवाज उठाए। ये जो स्वाद है ये आप ही लोगों के लिए है। आप लोग यहाँ पे आते हैं सैर व सयाह के लिए, और आपकी उसी सैर व सयाह की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है। हम यहाँ अपने कारोबार करते हैं, आप लोग आते हैं, आप लोग भी इंजॉय करते हैं, और हमें भी अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है जिसपे हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो पूरी दुनिया से मैं कहता हूँ कि खुदारा पुख्तूनों को दिया जाए कि उस जोग्राफियों को और जंगों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। हम चाहते हैं कि हम अमन से, बाकी दुनिया की तरह हम भी अमन की तरह के साथ जिंदगी गुजार सके, हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सके, हमारे बुजुर्गों की इज्जत हो, हमारे बहनों की इज्जत हो, हमारे माओं की इज्जत हो। हम बस यही चाहते हैं पूरी दुनिया से। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। एक तो आपने इतवार के दिन वक्त दिया, और आपने इतने अहम मौजू पे बात की, और आपने वो बातें कही जो बातें हमें ज्यादातर सुनने को नहीं मिलती। मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ कि आपने वक्त दिया आज इस पॉडकास्ट के लिए। उम्मीद है कि आपसे दोबारा बात होगी, और जब दोबारा बात होगी तो कोई खुशखबरी होगी आपके पास। और बहुत बहुत शुक्रिया सादिया मैम आपका। आपने हमारी आवाज़ दुनिया को पहुंचाने के लिए वो किया। वो, क्योंकि जब हम देखते हैं तो नेशनल मीडिया ने तो हमारा बाइकाट किया हुआ है, वो हमारी आवाज़ नहीं पहुंचा रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया भी थोड़ी बहुत कवरेज दे रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप ये जो आवाज़ हमारी पूरी दुनिया को दिखाएंगे। इस आवाज़ के बाद पूरी दुनिया हमारी आवाज़ सुने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, खुदा करे ऐसा ही हो कि आपकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाए। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। जैसा कि फवाद साहब ने फरमाया कि खुदारा अपने ही मुल्क में बसने वाले लोगों की रेशियल प्रोफाइलिंग, स्टेरियोटाइपिंग छोड़ दें। ये जो हमने एक बना लिया है एक नैरेटिव कि पठान तो जंगजू होते हैं, इनको तो शौक है जंगे लड़ने का, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को भी अपने गले कटवाने का, अपने जवान बच्चों की लाशें उठाने का और सारा वक्त जनाजे उठाए रखने का शौक नहीं होता। जो दहशतगर्दी का लेबल पख्तून कौम पर लगाया गया है, उस लेबल के खिलाफ भी हम सबको आवाज उठानी होगी। चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द पख्तून कौम को डिफाइन नहीं करते। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप फवाद साहब की ये आवाज अपने इर्द गिर्द के लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।